बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने पाकिस्तान डिबेट के सिलसिले में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कि जिसकी हैयत रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है, जिसकी डेफिनेशन हर साल तब्दील होती जा रही है, उस पर बहुत सारे मामलात के ऊपर बात की। हमारे साथ माहिरीन का एक पैनल मौजूद था। हमने इस पर भी बात की कि हम IMF के पास जब जाते हैं तो IMF कहता है कि आप जो बिजली बनाते हैं वो महंगी बनाने के बाद सस्ते दामों अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच देते हैं, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी नाअहली की वजह से या दीगर मामलात की वजह से इस कदर लाइन लॉसेस करती हैं कि आपकी मईशत पर एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। आज भी इस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम के अख्ताम पर जब हम डिबेट का अख्ताम करेंगे, अपनी इस पाकिस्तान डिबेट को समेटेंगे, तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि अपने माहिरीन से सिर्फ बहस बराए बहस के बजाय सोल्यूशंस की तरफ भी जाएं कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से सस्ती बिजली पैदा कर सके, किस तरीके से कि जो गैस का बहरान है मुल्क में, गैस को हम इतनी अक्लमंदी से, इतनी दानिशमंदी से इस्तेमाल करें कि हमारी इंडस्ट्रीज उसके नतीजे में सस्ती प्रोडक्शन पैदा करके ज़र मुबादला ला सके, लेकिन अपने घरेलू सार्फिन को उसका मुतबादिल हमने क्या देना है। इसके साथ साथ लेकिन लेकिन फवाद फवाद लेकिन फवाद इसका फवाद करेंगे। इसका भी तज़किरा हम ज़रूर करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि जी जो खासतौर पर सिलेक्शन कैंपेन का अगर मैं जिक्र करूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने सुना 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी पंजाब हुकूमत कह रही है कि वो सब्सिडी देगी 300 यूनिट तक। उससे पहले भी ये दावे किए जाते रहे कि गरीब को बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन गरीब को सस्ती बिजली तो मिल ना सकी। कई बार इन मनसूबों का ऐलान भी किया गया। अब देखना ये कि क्या वाकई गरीब आदमी के लिए बिजली सस्ती हो पाती है या नहीं। और दूसरा जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि IMF की तरफ से टैक्सेस की जो डिमांड की जाती है वो भी इसलिए की जाती है कि हमारे लाइन लॉसेस हैं, इसलिए कि हमारे पास गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे पास बिजली की चोरी बहुत है। और जो बिजली की चोरी है या जो आपके लाइन लॉसेस हैं वो भी आम आदमी को अदा करने पड़ते हैं, जिसके लिए मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। माहिरीन के सामने हमें यह भी रखना पड़ेगा कि जो इस वक्त हमारे पास बिजली की पैदावार के ज़राए हैं, आप पानी से हम बिजली बनाते हैं, हम ये ऑयल से बिजली बनाते हैं, हम विंड से बिजली बनाते हैं, हम शमसी तवानाई से बिजली बनाते हैं। कौन सा ऐसा जो हो सकता है ऑप्शन जिस पर हम जाके बेहतरी जो है वो बिजली पैदावार भी बेहतर कर सकते हैं और साथ साथ जो है उसकी कॉस्ट कम करके हम आम आदमी को सस्ती एनर्जी दे सकते हैं। कालाबार डैम पे सवालात भी हम सामने रखेंगे, क्योंकि कालाबार डैम इस मुल्क के अंदर एक बड़ा मसला रहा है कि कालाबार डैम अगर बन जाता पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाती। आप भी इत्तफाक करेंगे इस पर बड़ी सियासत होती रही है। जी मालिक साहब, अगर बात हम कालाबाग डैम की करें तो पाकिस्तान में मैं चूंकि खुद सूबा सिंध से ताल्लुक रखता हूं, तो यहाँ पर तो कालाबाग डैम शायद किसी ऐसे एक जानवर की तरह था कि जिसने आके पूरी कौम को खा जाना था। और इस तरीके से जब हम KPK की बात करते हैं तो मुझे याद है कि KPK के लोगों को ये शक था, ये शुबा था कि कालाबाग डैम बनने की सूरत में अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है तो शायद उनका पूरा सूबा या सूबे का बड़ा हिस्सा जो डूब जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ कालाबाग डैम बनाना ही मकसद था? क्या सिर्फ कालाबाग डैम ही पाकिस्तान में बनता तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते? पाकिस्तान में मुतबादिल जरियों की तरफ क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं मुतबादिल जरिए की, तो हमें सिर्फ विंड पावर का एक मंसूबा क्यों नजर आता है, या कोयले का जो मंसूबा है उसके लिए कराची से बिजली साहिवाल तक, कराची से कोयला साहिवाल तक क्यों जाता है? थर जैसे मंसूबे क्यों नहीं होते? तो मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं अपने मेहमानों का तारा भी करवाता हूँ। फवाद अहमद साहब जैसे कि हमारे साथ कल भी मौजूद थे, अरशद एच अब्बासी साहब मुल्क के मुमताज़ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं। जमात अली शाह साहब साबिक कमिश्नर हैं इंडस वाटर के, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब जमात अली शाह साहब हैं साबिक कमिश्नर इंडस वाटर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जमात अली शाह साहब। हमारे यहाँ अक्सर ये बात की जाती है कि अगर हम पानी से बिजली बनाते तो शायद हम इतनी महंगी बिजली अपने आवाम को ना दे पाते। पानी का क्राइसिस, इस पर भी बड़ी बहस की जाती है। फिर ये कहा जाता है कि पानी हमारे पास मौजूद होने के बावजूद हम उसके ज़खायर जो है वो ना बना सके, पानी हम ज़ाया भी बहुत करते हैं। छोटे डैम्स की बात भी की जाती है कि अगर छोटे डैम्स बनाए जाते, एक तो हम अपनी इरिगेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर पाते, दूसरा बिजली की पैदावार अगर उससे हम एनर्जी हासिल करते तो आवाम के लिए एक सस्ती बिजली मुहैया हो पाती। हमने क्या समझते हैं आपके क्या कहाँ गलतियाँ की हैं, इसका हल क्या है? बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, मेरा सलाम अर्ज है। बाकी जो डॉक्टर साहब और दूसरे जो पैनल के लोग हैं, क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया है, तो मलिक साहब मेरी ये गुजारिश है कि मुझे याद है कि जब 88 में इंडिया जाया करता था, तो उस वक्त इंडिया का जो थर्मल हाइडल रेशो थी
वो उनकी 30-70 थी, यानी 30 हाइडल था, 70 उनकी थर्मल थी। और जब हम उनको बताते थे कि हमारा तो 40 थर्मल है और 60 हाइडल है, तो वो हैरान होते थे। और उसके बाद जब ये क्राइसिस ऐसे बढ़े कि हाइडल जनरेशन कम होना शुरू हुई, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने सोचा कि हमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करनी है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें कि आईपीपी जो है ये लोग शामिल हुए। तो वो स्टेप गैप अरेंजमेंट थी कि जब तक हम हाइडल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते तो आईपीपी को जो है हम इस्तेमाल कर लें। लेकिन हुआ क्या कि हाइडल उधर ही रह गए, आईपीपी में लोगों ने माल कमाना शुरू कर दिया और वो हम पर मसलत हो गए और हम वहां के वहां रह गए। हमारी जो उस वक्त मैं जब बात कर रहा हूँ 88-89 में 10 पैसे फी यूनिट हमारे हाइडल जनरेट करता था। आज अब अंदाजा लगा लें कि ये जो प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैं समझता हूँ कि इसका फुकदान हमेशा रहा है। उसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि बशमूल मेरे, हम जिन कम्युनिटी हम ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं कि हमने जो इस मुल्क के लिए करना था वो हम इस मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अपने लिए हम बहुत कुछ कर सके, लेकिन मुल्क के लिए नहीं। अब देखें जी, अब एनर्जी जो है जो मौजूद है, क्या समझते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही हो रही है? मैं समझता हूँ कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है, अगर ये टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ये लाइनें चौक हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी इसी तरह ट्रांसमिशन का डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वहां हम लैग करते हैं। और अगर हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स या एनर्जी क्राइसिस को हमने मीट करना है, तो नंबर 1 मैं तो इसमें सजेस्ट करता हूँ कि सोलर पार्क बनाए जाएं और उसमें बाहर के लोग मत शामिल करें। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत पैसा है, वो सोलर पार्क बनाएं और वो गवर्नमेंट को बिजली दें। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सोलर एनर्जी जो है जो लोग घरों में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं या जनरेट करते हैं, और ग्रीन मीटर गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अब ये है कि जब वापडा देता है तो 50 रुपए यूनिट है, जब ग्रीन मीटर से वापस जाती है वो 20 रुपए देता है। तो मतलब इस तरह के जो इंसेंटिव है, जो इस तरह की स्लैकनेस है, मतलब इट्स वेरी विजिबल। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों का इहाता करना है। मसाइल तो बेशुमार हैं, जिसमें एक एनर्जी का जो है वो टॉप पर है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों को जो है वो देखने की जरूरत है। और इसमें जो है कि वो जिम्मेदार कौन है या कौन नहीं, आप भी फरमा रहे थे कि मैं समझता हूँ कि जो लोग जिस वक्त ये लगाते हैं, जो काम नहीं करते उनको नहीं लगाना चाहिए। अगर वो लगाते हैं तो फिर उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। उनको जो है वो अगर किसी ने गलती की है, लेकिन अब ये गलती कब से ताश पैदा हो गया, ये भी एक इट वाज नॉट ए हैप्पी मैरिज। लेकिन हम इसको किस को करताने, इंजीनियर कम्युनिटी तो इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन देयर वाज नो ऑप्शन एट दैट टाइम कि हम करते क्या। नया मुल्क थे, इंडिया ने पानी रोका हुआ था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो जो प्रपोजल दी, हमने रिफ्यूज किया। इंडिया जो है वो स्ट्रेस कर रहा था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, हमें मजबूरन अयूब के वक्त माननी पड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुजरम थे या उन्होंने किया, जो उस वक्त के हालात थे। मैं समझता हूँ कि आज मलिक साहब, आज 6 दरिया हमारे पास चल रहे होते, जी जी, और मैं समझता हूँ कि आज इंडिया के साथ इस तरह की कन्फ्लिक्ट होती थी, हमें 6 से 6 जो है ना मिलती। उस वक्त कम से कम हमें 3 तो मिल गए थे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीटी हो चुकी, टीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एंडेवर करना चाहिए। हमारी पॉलिसी रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए, वो शुड बी प्रोएक्टिव। कि जी ठीक, हम कहेंगे अच्छा उधर ये हो जाएगा, जब डैम बन जाएगा तो इंडिया का, तो फिर हम क्या करेंगे। हमें ये खुद सोचना चाहिए। मैंने तो फॉरेन बिल्कुल ऑफिस ठीक। को कई बार कहा है कि जो हमारे 3 दरिया हैं, इंडिया के साथ ये बात करें कि जी आपके फ्यूचर पोटेंशियल इनसे कितना लेना है, 10-20 साल 50 साल में कितना लेंगे आप। बिल्कुल ठीक। पता तो हो कितना लेना है, इसमें कितना पोटेंशियल उतना आएगा, हमें भी अपनी जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैं समझता बिल्कुल हूँ कि जो एनर्जी जो अगर सस्ती लेनी है, हाई इन्वेस्टमेंट है, हमें लोग पता नहीं पसंद करें या ना करें, जब तक न्यूक्लियर में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जितने मुल्क हैं उन्होंने ये थर्मल जो है वो छोड़ दिया। हाइडल उनके ऑलरेडी जो है 1918 1920 के वो चल रहे हैं। अब वो लोग, तमाम लोग, कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, ये न्यूक्लियर एनर्जी ले रहे हैं। और इस बारे में मेरे ख्याल है जो है ना,
IMF से बात करनी चाहिए है कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो है ये एंडेवर जो है इस तरफ बिल्कुल ठीक। कदम उठाना चाहिए। जी मलिक साहब। अब्बासी साहब, मैं जरा आपको से बड़ा शॉर्ट अर्शद, कमेंट चाहूँगा। मैं जिस सस्ती बिजली की हम बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे जमात शाह साहब भी कि हमें जो है वो एनर्जी सस्ती के लिए जाना चाहिए, जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं उससे सस्ती बिजली हम बना सकेंगे। इसकी इजाज़त हमें IMF से बातचीत भी करनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। क्या यही हल बचा है? अरशद साहब, मैं इसमें ऐड नसरुल करना साहब, चाहूंगा मलिक साहब के एक क्वेश्चन मुझे के अंदर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर या झंपीर से लेकर नूरियाबाद तक हमें एक ही विंड कॉरिडोर नजर आता है। हमें जो है वो थर के अंदर जो वो जहां से कोयला निकलता है वहीं पे लगने वाला पाकिस्तान का शायद वाहिद प्लांट है जो थर में मौजूद है, वरना साहिवाल के लिए तो कोयला जो है वो कराची से जाता है, इम्पोर्टेड कोयला। तो हम ऐसा प्लान क्यों नहीं करते कि जिन जगहों पर पोटेंशियल मौजूद है, सोलर का पोटेंशियल अगर किसी जगह पे मौजूद है तो सोलर पार्क बनाए जाएं, विंड का अगर पोटेंशियल मौजूद है तो विंड जो है वो कॉरिडोर बनाए जाएं। फिर इस तरीके से जो कोयले की मैंने बात की कि थरकोल शायद वाहिद ही है कि जहां से कोयला निकले वहीं पर प्लांट लगाओ। तो हम बिजली सस्ती करने के लिए इस तरह के सोल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाते? आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सच्ची बात है, मुझे आपके जो दो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर शुएब और जमात अली शाह, तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। मुझे उनकी बातें लॉजिकली और टेक्निकली मैं उनको सब्सटेंशिएट करता हूँ। जहाँ पे एक आपकी इस बात का जवाब देने से पहले जहाँ पे एक साहब ने यहाँ पे बात की कि केबल ऑपरेटर लेता है, भाई मेरे ख्याल में शायद उनको शायद ये पता नहीं है कि जो नेट मीटरिंग से बिजली जाती है वो 19 रुपए की है और जो ग्रिड से आ रही है वो 60 रुपए की। ये बड़ी बड़ी डिबेट साउथ एशिया में ये हो चुकी हुई है, ज़रा थोड़ा बंदा पढ़ के आए। ये तो ऑलरेडी कंपनसेशन है उसमें। एक बात तो ये मैं उनको जवाब दे दूँ। दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं सीपेक की। ये आपने जो फात ने बात की है और जो नसूर ने बात की है, हमारी बिजली महंगी क्यों हुई जब से सीपेक आया। देखें वो कहते हैं जी दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस इज़ अ बिजनेस। सच्ची बात है कि उस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिसी ब्रीफ भी दिया गया नवाज शरीफ साहब को भी, एहसन इकबाल को भी। अभी रिसेंट ऑपेड भी लिखा है कि हम वो जो कोल पावर प्लांट लेके आए थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, यानी वो ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करते थे और कम बिजली पैदा करते थे। ये एक यूनिवर्सल हकीकत है। जबकि बांग्लादेश ने हमसे कंसल्टेंसी मुझे से बंदे से ली है और हमने कहा ये पावर प्लांट लेने हैं जो कम से कम कोयला लें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करें। ऐसी जैसे आप दोनों की गाड़ी हैं, आप बड़े वरीड होते हैं कि यार 1 लीटर में कितनी कंजप्शन होनी चाहिए, 20 लीटर, 10 लीटर। ये एक बेसिक प्रिंसिपल। एक तो बात का जवाब ये आ गया। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास बड़ी अच्छी बात की है जमात अली शाह साहब ने। हमने बात ये करनी है कि भाई हमें फर्दर जनरेशन बनानी चाहिए। देखें अब हमें जितनी तेज़ी से कीमतें कम हो रही हैं यहाँ पे सोलर की दुनिया भर में, अब हमें नए ना सोलर की तरफ जाना, ना सोलर पार्क की ज़रूरत है, ना विंड की ज़रूरत है, ना एटॉमिक की ज़रूरत है। देखिए अभी लोग सिर्फ इसके ऊपर जा रहे हैं, नई से नई इनोवेशन जा रही। मेरा बेटा जो है अभी इसी पे अमेरिका भी जा रहा है, उसका थीसिस इस पे इसी है। अब सोलर सेल आएगा 30% तक, सोलर प्लेट्स हो रही कम्पैक्ट से कम आ जाएगी, आपके घर में सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो ग्रिड से बिजली लेना और गैस लेना अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए, जो जितने जितने उसने अभी तक पावर प्लांट लगाए हैं। हाँ अलबत्ता यहाँ पे दो बड़े आपने अच्छे पैनलिस्ट शामिल किए, मतलब प्रोफेशनल्स हैं। मैं एक बात कहूँगा कि ये जो कहा ना कि छोटे डैम और बड़े डैम, देखिए अगर आपने जाना है, आप दोनों शायद मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर में, लाहौर से अगर आपने वापडा से नारकली जाना है तो ठीक है पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कराची जाना है तो आपको बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये छोटे डैम में एक सिंपल प्रिंसिपल है, देखना है कि जो कीमत है पर मेगावाट या पर एकड़ स्टोरेज कितने आती, दो बेसिक इंडिकेटर है। आप समझ लें कि एक कालाबाद डैम है तो उसके मुकाबले 10,000 डैम बना लें छोटे, उनकी कीमत भी डबल से डबल होगी, ट्रिपल होगी। आपको एक पॉइंट के ऊपर ये मिल रहा है। आप दोनों को मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्होंने पॉलिटिशियंस को प्रवोक किया, जिन्होंने सूबों में फ़र्क पैदा किया। और कालाबाड़ डैम, वो ऐसे एनजीओ, ऐसे लोग अभी भी आपके बीच में मौजूद होंगे, इसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। और तीसरी बात, आज आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, मैं जमात अली शाह साहब भी हैं, डॉक्टर शुएब भी हैं। देखिए मैं नेक्स्ट
और यूनिवर्सिटी लाहौर पेशावर का एक्सीलेंस सेंटर का फाउंडर भी हूँ। आप दोनों को मैं एक बात बताऊंगा, वहाँ से मैंने एक बात सीखी। देखें, कोई पीएचडी नहीं, कोई कुछ नहीं, यकीन करिए पूरी जो ज़िंदगी है ना, ये दो चीज़ों में चलती है कि किस बंदे में कितनी कमिटमेंट है, कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी ऑनेस्टी है, ये दुनिया उसी की है। अब मैं मिसाल दूंगा, देखिए हमारे नेबर कंट्री में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन है तो अनपढ़ जाए ना, वो कहता मैंने 14 साल तक जो है ना वो तो मैंने चाय बेची है, टी बाई उसका नाम है, लेकिन मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। हमारे यहाँ जिस दिन नसरुल्लाह साहब और फाज साहब 4 बंदे आ जाएंगे कि यस विल मेक दिस नेशन, यहाँ पे एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी मिल जाएंगे, हमारे जैसे लोग टेस्टर भी लेके बैठे होंगे, ये उस दिन आने की बात है जिस दिन कमिटमेंट है, वो वाली कमिटमेंट वाले लोग आ गए, ये मुल्क तब्दील हो जाएगा। आप ज़रा देखना कितने लोग हैं कंप्यूटर में जिन्होंने पीएचडी की और कितने वो लोग हैं, बिल गेट ने पीएचडी नहीं की, तो ड्रॉप आउट किया था। स्टीव जॉब जो स्मार्ट मोबाइल है उसको ड्रॉप आउट किया गया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी भी उस पे ना जाइए कि किस बंदे के क्रेडेंशियल्स क्या है। ये मुल्क हमने अपने हाथों से तबाह किया। सोल्यूशन आज है, यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको मैं दोनों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप दोनों चेयर में लग जाएं। मैं आपको इस मोबाइल के ऊपर ये जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको करके दे सकता हूँ। ये जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है, आपको सॉफ्टवेयर मैं आपको हैंड ओवर कर दूँ, तो आप जाके ये काम कर सकते हैं। इनका दफ्तर खाली एक जगह इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान के 10 शहरों में है, सखर से लेके हैदराबाद, कराची शुरू हो जाए। ये असल इशू है। बड़ी अच्छी एक और भी बात की शोएब ने, आई लाइक दैट, कि देखिए यहाँ पे कितने इदारे हैं, कोई बात कर रहा है जी एनर्जी एफिशिएंसी का, एक और है उसका है। ये भी बात जबरदस्त है कि अब फ्यूचर में क्या मेरे इस सीजन में शुरू हो जाएगा कि इन्वर्टर वाले आपके पंखे आ जाएंगे, आ रहे हैं बाकी मार्केट में। चाइनीज हमारी मार्केट में एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि सोलर पैनल, सोलर सेल और इन्वर्टर सस्ते से सस्ते। आप यकीन करें कि ये एक ऐसा इनकलाब आ रहा है कि इसकी डायनामिक्स कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, जमात अली शाह साहब भी हैं, नसरुल्लाह साहब लाहौर से हैं, आप दोनों को एक मैंने लेटर लिखा है कि देखिए रावी का पानी बंद कर दिया है इंडिया ने, और कहा कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं आएगा। हमारे पास डॉक्टर शोएब भी हैं। मेरा ये पॉइंट था इस गवर्नमेंट से पूछा कि देखिए जब रावी का पानी बंद हो जाएगा तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो पानी है ग्राउंड वाटर है लाहौर का, वो रिचार्ज होता है रावी रिवर से। हम क्या करेंगे? क्या लाहौर डेजर्ट बन जाएगा? क्या कसूर डेजर्ट बन जाएगा? और फिर अगर कोई बंदा है कि जी वो उनका हक है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो मैं उनसे पूछूंगा कि किशन गंगा में उन्होंने हमें इन्वायरमेंटल फ्लो दिए थे। तो मैं आप तक ये छोड़ता हूँ, जमात अली शाह साहब लाहौर में है, नसरुल्लाह साहब आप दोनों लाहौर में, एक बात उठाइए, इन्वायरमेंटल फ्लो लाहौर के लिए लेना है। देखिए हमारी एक इंच प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं है, ये काम आप बिल्कुल। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं मायरीन की तरफ दोबारा हम आते हैं, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। सवाल की कि क्या उन्हें जो एनर्जी मिलती है ये सस्ती कब होगी, और जो लाइन लॉसेस की बात की जाती है, बिजली चोरी की बात भी की जाती है कि इस मुल्क के अंदर बिजली चोरी कर ली जाती है, और हुक्मरान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इतने अरब की बिजली चोरी कर लेगी। बिजली चोरी रोकेगा कौन? अभी कुछ रोज़ पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो कह रहे थे कि इस मुल्क में बिजली चोरी की वजह से आम आदमी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जी कैसी हुकूमत होती है कि जो ये खुद कहती है कि जो बिजली चोरी है, चोर चोरी कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ जो पहले हमने बात की 8 से 9 के सेगमेंट में, उसमें हमने जैसे देखा कि शमसी तवानाई का एक पूरा इनकलाब आ रहा है, अब जो है सोलर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि हम सस्ती बिजली आवाम को दे सकें। उसके साथ साथ विंड एनर्जी की बात भी की गई। पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान के पास 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का जो है वो मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है अगर विंड एनर्जी की तरफ हम चले जाएं, क्योंकि साहिली पट्टी में जो कहा जाता है कि हवा की जो है वो इस वक्त वहाँ पे हवा का काफ़ी प्रेशर होता है, जिसको बरोकार लाकर जो है वहाँ काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर मनसूबे लगेंगे, कब तक ये मनसूबे पाया तकमील को पहुँचेंगे। फिर जिस हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं कि बड़े सस्ते हो चुके हैं,
लेकिन साथ ही साथ आम आदमी कहता है कि उसे नेट मीटरिंग के लिए जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर जो बिजली वो बनाता है वापडा को वापस देता है, फिर उससे वापस लेता है, तो एक वो गैप है उसकी कीमत के दरमियान में, वो कमी कैसे पूरी हो सकती है? आम आदमी की बातें या आम आदमी के सवालात कैसे जो है वो हुकूमत के सामने रखे जा सकते हैं, ये जी आज अपने अपने पैनल्स के सामने रखेंगे ताकि कुछ सिफारिशात भी मुरतब की जा सकें हुकूमत के लिए कि वो जहाँ बड़े बड़े मसाइल हैं हुकूमत को दरपेश हैं, वहाँ इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे कि जो आम आदमी आज बाकायदा तौर पर चीखो पुकार कर रहा है। अगर आप किसी जाएँ सुई गैस के दफातर के बाहर तो आपको नज़र आता है कि किसी एक घर में जहाँ सिर्फ शायद 1 मीटर लगा हो, 1-1 लाख रुपए का बिल लेके एक आम आदमी खड़ा होता है कि मेरे साथ ओवर जो है मीटर किया गया और बिलिंग की गई है। इसका हल भी हुकूमत ने ही तलाश करना है। क्यों फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं पूरे पैनल का तारफ़ भी करवा दूँ। जमात अली शाह साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं, साबिक़ कमिश्नर इंडस वाटर से। अरशद अचबासी साहब मुल्क के मुमताज़ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अमार हबीब खान साहब भी एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा उसी को आगे बढ़ाया जाए। क्यों फवाद, डॉक्टर खालिद वली साहब के सामने रखते हैं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, गर्दशी कर्जे वो भी हमारे लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। फिर अक्सर तनकीद की जाती है माजी की हुकूमतों पर, यह कहा जाता है कि IPPs से जब तक हम महंगी बिजली लेते रहेंगे आम आदमी पिसता रहेगा। लेकिन मलिक साहब, मैं एक आपकी बात में इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ जाएं, एक सवाल ज़रूर मैं अपने मेहमानों के सामने रखना चाहूँगा कि हम तनकीद करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं यानी कि डिस्कोज जो हैं वो बड़ा नुकसान कर रही हैं, उनको निचकारी का जो है वो निशाना बना देना चाहिए, निचकारी कर देनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने ज़्यादा नुकसान वाले इदारे को जो डिस्ट्रीब्यूशन में हद दर्जा नाअहली दिखाया है, जिसके पास लाइन लॉसेस के बेतहाशा जो है वो मामलात हों, जो रिकवरी पूरी ना कर पाए, जिसके एरिया के अंदर पूरी PMTs या ट्रांसफार्मर्स जो है उनसे जो है वो पूरा मोहल्ला सैराब हो रहा हो और बिजली के बिल ना दे रहा हो, ऐसे डिस्कोज को जहां पे पॉलिटिकल प्रेशर्स की सूरत में भी मौजूद हो, माफियाज भी मौजूद हो जो बिजली आगे सबलेट करते हो, ऐसे डिस्कोज को कौन खरीदेगा? ये भी सवाल जो है वो हमें जरूर करना होगा आज अपने ट्रांसमिशन के सिलसिले में। तो मलिक साहब, गेस्ट जाहिर है कि आप हैंडल कर रहे हैं, तो डॉक्टर खालिद वली साहब, यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की भी निजकारी की बात की जा रही है, इससे कोई सपोर्ट मिलेगी, इससे कोई बेहतरी आएगी? क्या निजकारी वाहिद हल रह जाता है जब मामलात ना सुधर पाए? देखें जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वेल टारगेटेड है। हमें जो है वो इस चीज़ को देखना है कि क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन के बाद ये डिस्कोज जो हैं ये वाकई एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देंगी या नहीं करना शुरू करेंगे। इस सवाल को समझने के लिए 2 चीज़ें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि डिस्कोज का रोल क्या है इस सारे सर्कुलर डेट में और पावर सेक्टर में, बुनियादी रोल है उनका। और अगर सर्कुलर डेट की बात करें तो 80% सर्कुलर डेट जो है वो यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रहा है और इसी को ठीक करने की जरूरत है। दूसरा ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद इतने बड़ी डिस्कोज जिनका सर्विस एरिया इतना बड़ा है, क्या वो एफिशिएंटली काम करेंगी और वो सर्कुलर डेट कम होगा? तो इसका आंसर अभी के लिए जो मेरी राय है उसमें यह है कि 60 से 70% वो इनएफिशिएंट ही रहेंगी। हमें पहला काम ये करना है गवर्नमेंट को कि उनके सर्विस एरिया को कम करना है और कंपटीशन लेके आना है और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे डिस्कोज को रन करने की बात की जानी चाहिए। उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हों जो कि इस चीज को श्योर करें कि प्रॉफिट एंड लॉस और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ वहां पे जो है वो डिसीजन मेकिंग हो रही हो। और फिर जाके हमें शायद नेक्स्ट फेज में प्राइवेटाइजेशन की बात करनी है। इसी को अगर दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करूं तो पाकिस्तान में और इंडस्ट्रीज बड़ी भी प्राइवेटाइज्ड हुई हैं, लेकिन वहां पे भी इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमने डिस्कोज को इस स्टेज पे प्राइवेटाइज कर दिया विदाउट इंश्योरिंग द कंपटीशन, तो शायद हम वही कार्टेल सिचुएशन में चले जाएंगे और उसका फायदा फिर अवाम में ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा होगा और शायद इनएफिशिएंसीज बढ़ी होंगी। तो हमें एक मैकेनिज्म के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, ये ना हो कि जो हमने पहले प्लानिंग IPPs के लिए की, लॉन्ग टर्म PPA साइन कर दिए, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद भी यही कुछ हो रहा हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन डिस्कोज की नहीं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ भी जाना है और हमें जो है वो कंपटीशन को इंश्योर करना है। और हमें कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ डिस्कोज लेवल पे नहीं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को इंश्योर किए बगैर, एनर्जी गवर्नेंस को इंश्योर किए बगैर
कंपटीशन को लाए बगैर, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स को लाए बगैर आप सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। जी हमारे साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से एक सवाल तो हमेशा पैदा होता है कि इतनी नुकसान वाली कंपनीज हैं। हम देखते हैं कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, सक्खा इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, केस्को हो गई, कोयटा की और पिशावर की पेस्को हो गई। इन्होंने तो पूरे सिस्टम के ऊपर ही सवाल लगा दिया है कि 100 रुपए की बिजली लेते हैं, 20 रुपए हुकूमत को वापस करते हैं। ये 30 रुपए वापस कर देते होंगे, ज्यादा 40 कर ले चलें, थोड़े फिगर्स के ऊपर आगे पीछे होगा। लेकिन हम जनरेशन की बात बहुत ज्यादा नहीं करते। पाकिस्तान में अब भी ऐसे पावर हाउसेज मौजूद हैं जो फर्नेस ऑयल के ऊपर चलते हैं, अब भी ऐसे पावर प्लांट्स मौजूद हैं जो डीजल के ऊपर चलते हैं। तो क्या वक्त नहीं है कि पाकिस्तान उन तमाम चीजों को भी तब्दील करे किसी सस्टेनेबल चीज के ऊपर, जिस तरह से जो है वो एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, जिस तरह से विंड पावर की बात हो रही है, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर? नहीं, देखें, जनरेशन कॉस्ट तो हमारी वैसे ही बहुत कम है, तकरीबन 10 से 11 रुपए के आसपास हमारी वेटेड जनरेशन कॉस्ट आती है। और तो इसमें फर्नेस और डीजल पे तो बहुत कम प्लांट चलते हैं, अगर हम टोटल साइज के हिसाब से देखें तो इतना कोई इशू नहीं। हाँ, न्यूक्लियर हमने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर लगाया, वो भी चलते हैं। प्रॉब्लम अगेन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही आ जाता है। जो कराची में न्यूक्लियर लगा हुआ है वो जो है सप्लाई नहीं कर पाता नॉर्थ साइड को, क्योंकि ट्रांसमिशन के जो है वो इश्यूज हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के भी इश्यूज जो हैं वो यही है कि जी जो बिजली जाती है उसके पैसे वापस नहीं आते। तो हमारा जनरेशन मसला नहीं है। जनरेशन की हमारी कॉस्ट 10 रुपए है, आपके घर पे जो बिल आता है वो 55 से 60 रुपए आता है। उस 55 से 60 रुपए में सिर्फ 10 रुपए जनरेशन ही कॉस्ट है। अब 10 रुपए से कम करके जनरेशन को 8 रुपए कर देंगे, 7 रुपए कर देंगे, इससे ज्यादा और कम क्या करेंगे? 3 रुपए ही कम होगा। मगर असल जो नुकसान हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में हो रहा है। विंड लगाने से, सोलर लगाने से एक हद तक फायदा होता है, मगर ब्रॉड एक कंट्री के लेवल पे जो है इतना कोई मैसिव उसका इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा। तो वही है ना कि 60 रुपए में से सिर्फ 10 रुपए जनरेशन कॉस्ट है, बाकी जो 50 रुपए उसका क्या करना है? इस 10 को आप कम से कम के 2 या 3 रुपए काट देंगे, इससे आप थोड़ी काट सकते हैं इसमें। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर ही फोकस करना है। जनरेशन हमारा इतना मसला नहीं है जितना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, पाकिस्तान डिबेट में यहाँ पर एक वक्त हुआ है 8 बजे के स्लॉट को खत्म करने का। हम 10 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि 10 बजे तजावीज़ की बात की जाए, सिफारिशात की बात की जाए, कंक्लूड किया जाए इस पूरे मामले को, इस पूरी बहस को, कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उसको, उससे निपटा कैसे जाए, पाकिस्तान में सस्ती बिजली कैसे बने, और इसके लिए हमारे माहिरीन के पास सबूत क्या है, क्या कौन सी थ्योरी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाए तो उसकी जवाब में पाकिस्तान का नतीजा ये निकले कि सस्ती बिजली से अवाम बहरामंद हो सकें। अभी 8 बजे की स्लॉट से याद दीजिए, पाकिस्तान डिबेट का हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। 1 घंटे बाद 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट में खुश आमदेद। आज बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस की। मुल्क के अंदर क्या एनर्जी का बहरान तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है और आम आदमी के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन मसाइल का हल क्या है। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन है। एक थोड़ा सा रिव्यू आपके सामने मैं रख दूं आज की इस डिबेट के अंदर कि पाकिस्तान में बिजली की तलब कितनी है और बिजली की पैदावार कितनी है। कहा जा रहा है कि 2025 से 30 तक 19% बिजली की जो तलब है, डिमांड है, उसमें इजाफे का इम्कान है। और इस वक्त नेपरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 43,775 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जिसमें से 59% जो है वो थर्मल है, 25% हाइड्रो है, 7% जो है वो विंड से, हवा से बनती है, और शमसी तवानाई जो है वो इस वक्त 9% है, और जोहरी भी बिजली इसके अंदर शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमतें दावेदार तो होती हैं कि हम जो है वो हवा से बिजली बनाएंगे, हम सोलर एनर्जी से जो है इस क्राइसिस को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सस्ती बिजली, सस्ती एनर्जी देना जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। इंडस्ट्री उसी से चलेगी, आम आदमी का चूल्हा उसी से चलेगा। लेकिन कुछ तजावीज़ सामने आती हैं फवाद, जैसा कि कहा जाता है कि अगर हम बिजली की कंजम्पशन बढ़ा दें, उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, तो जो हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं तो वो भी कम हो सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस तो हमने देने ही देने हैं, लेकिन बिजली की जो यूज़ है वो कम होता चला जा रहा है। इसका हल भी आज के जो है इस डिबेट के अंदर हम तलाश करने की कोशिश करें। बाद आपने भी देखा कि जिस तरीके से ये कहा जाता रहा कि जी पहले CNG पे हम जाएंगे, गाड़ियाँ लेकर चले जाएंगे, उससे एनर्जी का बहरान हल होगा, पेट्रोलियम की मद में हमें जो ज़र मुआवजा देना पड़ता है उसमें कमी होगी, लेकिन वो भी ना हो सका। फिर वो पूरा मनसूबा भी फ्लॉप हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि जी हम जो है सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। सोलर एनर्जी पे भी बड़े सवालात उठते हैं कि लोग घरों में नेट मीटिंग तो लगा रहे हैं, लेकिन जो उन्हें वापडा की तरफ से जिन सहूलियात का ऐलान किया गया था उसमें बतदरीज कमी की जा रही है। क्यों फवाद, आम आदमी के साथ जब बातचीत होती है उसका गिला आपको क्या नजर आता है?
मलिक साहब, हमारे यहाँ जो एनर्जी क्राइसिस का जो डेफिनेशन है ये भी वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही है। आपने हवाला दिया आसिफ जरदारी साहब के उस दौर का जब राजा परवेज अशरफ साहब को तनकीद के तौर पर राजा रेंटल कहा जाना शुरू हो गया था। उस जमाने में मुझे आज भी याद है कि शायद कराची की बंदरगाह पे अगर आप पोर्ट ग्रैंड से देखें खड़े होके तो एक जहाज आज भी शायद खड़ा हुआ नजर आया आपको, कारकस पे, कम से कम आज से 2-3 साल पहले तक तो मौजूद था। वो रेंटल पावर था जो तुर्की से आया था, जिसके साथ फिर हमारा तनाजा हो गया। उससे जो है वो बिजली पैदा होनी थी और वो बिजली कराची के जरिए जो है वो ग्रिड लाइन में जानी थी और फिर पूरे पाकिस्तान तक सप्लाई होनी थी। तो यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी कि एनर्जी क्राइसिस इस हद तक था कि मुल्क में सियासत हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब पंखा लेके मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठे थे। हम देख रहे थे कि रेंटल पावर मंगवाए जा रहे थे जो बहुत महंगी बिजली जिन्होंने देनी थी। पाकिस्तान में कारखाने लगाने के लिए पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं था। फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी सरप्लस मौजूद है। पाकिस्तान में अगर तमाम पावर हाउसेस को चला दिया जाए तो उनसे पैदा होने वाली बिजली कंज्यूम करने के लिए हमारे पास सारिफ मौजूद नहीं है, हमारे पास वो मकाम और मौका मौजूद नहीं है कि जहां उस बिजली को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है असल में एक तो गैस का क्राइसिस है कि पाकिस्तान की जो सोशल स्टडीज की किताबों में हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान पता नहीं कितने साल तक जो है वो कुदरती गैस को इस्तेमाल कर सकेगा। वो गैस हवा के अंदर उड़ चुकी है, चूल्हे के अंदर जल चुकी है और इस वक्त गैस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हम आरएलएनजी मंगवा रहे हैं जिसके ऊपर भी सियासत होती है कि एक फरीक दूसरे फरीक पे कहता है कि आपने महंगी मंगवाई। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस की डेफिनेशन है वो ये है कि हम बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं कि जो लोगों के लिए इस्तेमाल करना जो है मुश्किल हो रहा है, उनको अपने घर का बजट बनाना और चलाना मुश्किल हो रहा है। तो मलिक साहब, कोशिश यही है कि आज के प्रोग्राम में हम ये बात भी माहिरीन से करें कि सस्ती बिजली के लिए ऑल्टरनेट तरीके क्या होंगे और महंगी बिजली जो चोरी होती है उसकी चोरी और लाइन लॉसेस को कैसे कम किया जाएगा। हमने आज बुलाया हुआ डॉक्टर आबिद सलहरी को, अरशद अब्बासी साहब को जो एक्सपर्ट हैं वाटर एंड पावर के, उनके साथ जमात अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक कमिश्नर इंडस वाटर के डॉक्टर शोएब अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम अपने एक्सपर्ट के सामने ये सारी बातचीत भी रखेंगे। अब्बासी साहब, ये ट्रांसमिशन की हम बात तो फिर डिस्कोर्स के साथ हमें क्या करना होगा? डिस्कोर्स का फिर क्या तरीकेकार होगा? कौन इतनी नुकसान वाली डिस्कोर्स को खरीदेगा जहां पूरे पूरे माफियाज हों कि जो आपको ट्रांसफार्मर ना उतारने दें, जो अमला आपका जाए वहां पर और पूरे इलाके के अंदर चोरी होती हो। मैं ऐसे बहुत सारे इलाकों को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है हम टीवी पे बैठ के किसी इलाके को खास तौर पर जो है वो पॉइंट आउट करें। लेकिन मुल्क में ये मसाइल मौजूद है ना, तो फिर इन डिस्कोर्स को किस बुनियाद पर चलाया जाए? जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक भी तो है ना कि जो चला रहा है प्राइवेटली, तमाम चीजों को डील कर रहा है, अपने लॉसेस को कंट्रोल कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो यहाँ मौजूद है ना। देखिए, इसका बहुत सीधा सा तरीका है, वो ये है कि जिस प्रोविंस में वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उसके हवाले कर दिया जाए पहले स्टार्ट में। प्राइवेटाइज अभी कोई नहीं करेगा, इस चीज को कोई नहीं खरीदेगा। जो प्रोविंस है उसके हवाले वो कंपनी कर दी जाए। जो सब्सिडीज हैं वो एनएफसी के अगेंस्ट डिडक्ट की जाए, क्योंकि वो प्रोविंस की जिम्मेदारी है वहां से रिकवरी करना। फेडरल जब तक बिल बढ़ती रहेगी, इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करती रहेगी, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, वो सबके लिए महंगी ही रहेगी। प्रोविंस के पास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ट्रांसफर हो जाए, जो सब्सिडीज हो द प्रोविंस की जिम्मेदारी उससे से रिकवरी करना। जब जो सब्सिडीज हैं वो एनएफसी में से डिडक्ट होंगी, तब जाके सडनली एक हिट लगी कि जी हमें इसको रिकवर करने की, इसको बेहतर इंप्रूव करने की जरूरत है। इंसेंटिव मैकेनिज्म जो है उसको अलाइन करने की जरूरत है। इस तरह ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकती, कोई नहीं खरीदेगा। अब्बासी साहब, ट्रांसमिशन लॉसेस की हम बात करते हैं, बिजली चोरी की हम बात भी करते हैं। अभी ये भी बात हो रही है कि बिजली की जो कॉस्ट है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो बहुत कम है, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस भी हुकूमत एक ख़ास हद तक ले सकती है, लेकिन जिस किस्म के टैक्सेस हैं, एक बिल देखकर तो डर लगता है कि इसके अंदर कहाँ से कौन सा टैक्स डाल दिया गया है। ये टैक्सेस रिव्यू हो सकते हैं? ख़ासतौर पर अभी तो हमने बहुत से पैसे देने IMF को वापस टैक्सेस और लगाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लॉसेस और बिजली चोरी एक बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। ये आम आदमी के ऊपर डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए, एक बात बताऊँ, मैं अभी कोई 4 साल पहले इंडियन पूरे पावर सेक्टर का रिव्यू करना पड़ गया था किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपको हैरत होगी ये जान के कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसे कहते हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर, और बिहार में जो लॉसेस हैं वो 50% से भी ज़्यादा है। और मैं बड़ा हैरान हो गया कि ये लॉसेस पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बराबर है। मैं एक बात कहूँगा कि ये जनरेशन्स को जो डाटा है वो चेक किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन कास्ट हायर है। हाँ, वेटेड एवरेज की तो बात हो रहा है, लेकिन देखें ज़रा कि कितने यूनिट LNG से जो पिछले बात बिजली बनी, मेरे ख्याल में 32 रुपये की बनी है।
जो इम्पोर्टेड कोल है वो शायद मेरा ख्याल है 22 रुपए का, और जो लोकल कोल है वो शायद 14 रुपए का। बिजली हमारी सस्ती नहीं है, एक बात तो यहाँ से शुरू होती है। दूसरी, जैसे आपने पहले कहा कि ये जैसे पहले वापडा अनबंडल हुआ, पहले एक ही वापडा हुआ करता था, सब कुछ उसके अंडर था, और फिर नपरा बनी। इसका पर्पज़ यही था कि प्राइवेटाइजेशन हो। जैसे देखें पहले एक TNT PTCL होता था, फिर PTA आया, आज देखें क्या कंपटीशन है माशाल्लाह, कि कट थ्रोट कंपटीशन है, क्या क्या हो रहा है इस मोबाइल पे, आप भी तो जानते। हमारे यहाँ जब KLactiv प्राइवेट हुई तो उस वक्त इसके ऊपर तो मेरी एक बुक है जो पूरे पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है। उस वक्त 2 बिलियन 4 बिलियन इसकी सब्सिडी थी। पिछले साल इसकी सब्सिडी 170 बिलियन थी, और हमारे सेक्रेटरी जो पावर हैं बड़ा हैरत से कह रहे हैं कि जी ओ हो KLactiv कितनी बड़ी सब्सिडी ले रहे। तो एक जो मैंने पहले कहा ना, देखे ना, किसी भी कहते हैं ना गेम की या खेल की खूबसूरती होती है कि कितना अच्छा वो रेगुलेटर होता है। पेमरा कितना अच्छा है वो आप बेहतर जानते हैं। इसमें नेपरा एक रेगुलेटर जो है ना, वो कितना अच्छा उसने रोल प्ले करना था। जब ये एक अच्छा वाइब्रेंट अदारा नहीं होगा, फिर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो मेरा ख्याल है एक फेयर डील नहीं होगी, या फेयर मेरे ख्याल में इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो केस ऑफ KLactiv बनेगा, गूगल कीजिएगा, उसके बाद 200 सफ़े की एक रिपोर्ट है, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि एक सेशन के ऊपर काम हो सकता है जो कि इनको प्रपोज किया, जो दुनिया भर में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। उन्होंने एक काम किया है, वो काम ये किया है कि उन्होंने जो बिलिंग है ना और मेंटेनेंस से आउटसोर्स कर दी। यानी मैं आज बता ही देता हूँ आपको, आप मुझे कहते हैं लाहौर लेस्को की ऐसे करें जी, बिल भी आप कलेक्ट करें, उसकी मेंटेनेंस भी आप करें। आप यकीन करें ये 6 महीने के अंदर लॉसेस हाफ हो सकते हैं। ये दुनिया में, ये कोलंबिया में भी हुआ है, ये इंडिया में बड़ी स्टेट्स में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, महाराष्ट्र में। इसमें ये एग्जांपल उसको कोट करके इनको प्रेजेंटेशन बना के दी है कि फ़र्ज़ करें ये बड़ा बड़ा काम है, कोई ले ना ले। आप जैसे लाहौर में इतफाक़ हुआ होगा, बाज़ का वापस आउटसोर्स करती, भाई जाए प्राइवेट पार्टी को कहते हैं कि जाए जी बिल आप कलेक्ट करें। जैसे ये टोल प्लाजा पे होता है, टोल प्लाजा पे तो अब तो फौज आ गई है, वरना पहले प्राइवेट लोग थे, देखे ना वो कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं। ये तो 2 महीने के अंदर पॉसिबल है, और ये यहाँ पे इस नेपरा को जाके मेरे ख्याल में 2 महीने, यकीन करें कि फ्री ऑफ कास्ट। मैं किसी NGO का बंदा नहीं हूँ, जैसे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने कालाबाड़ डैम को भी स्पाइल किया। मैं तो वो प्रैक्टिकली ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक भी कर सकते हैं, पढ़ाया लिखाया इनको, जिसे कहते हैं कि ब्रीफ किया। लेकिन मसला ये है कि वो काट के बिल्ले को बिल्ला तो बन गया, मैं वो कौन करे। ये असल मैं आज आपको बताया, नेपरा के एक्ट में देखें, पूरे एक्ट में तब्दीलियाँ कोई 10 दफ़ा हुई हैं, 8 दफ़ा चेयरमैन निकली हुई हैं। यानी नया एक बंदा आएगा, अब फ़र्ज़ करें हमने लगाना है नसरुल्लाह साहब को, तो मैं इनका स्केच वही लगाऊंगा कि ये वो शख्स हैं जो बागी जनाब के सामने बैठते हैं, इनको लगाना है अपने चेयरमैन, और इसी हिसाब से लगाया जाए। बात यहाँ से ख़राबी होती है जब तक यहाँ पे हम मेरिट नहीं करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए फिर हाथ जोड़ता हूँ जनरल आसिम मुनीर को कि देखिए आपके सामने साथ ही CMH है, जब वहाँ पे जाते हैं तो आप कहते हैं मेरिट, मेरे डॉक्टर सबसे बेस्ट होना चाहिए, आप उसका कितना प्रोफाइल देखते हैं। लेकिन जब इट्स कम टू द इंजीनियरिंग आप लगाते हैं, आओ जी लगाओ, बिल्कुल ठीक। देखिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप बताएं, हमारे बड़े अच्छे हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, PhD हैं, लेकिन भाई वो फार्मेसी में हैं, वो पेट्रोलियम में नहीं। बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने भी किया डॉक्टर साहब आप हाइड्रोकार्बन में आप एक काम करें, और मतलब देखिए रेलिवेंस नहीं बनती ना जी। आप नसरुल्लाह साहब बताएं, आपकी जगह कोई बंदा दूसरा आ जाए, इस तरह का प्रोग्राम कर सकता है कभी? नेवर। आपका एक्सपीरियंस, आपका इन हैंड एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ, अभी हार्वर्ड के बच्चे को आपकी जगह बैठाया जाए बंदे को, वो आपका काम नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब तक नेपरा में सही बंदे नहीं लाएंगे, मिनिस्ट्री में ठीक बंदे नहीं लाएंगे, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर वो भी गई तो KLactiv बनेगी, वो और खाएंगे। यानी आप सोचें, आप जाएं आज भी कि जब KLactiv हुई थी तो 2 बिलियन थी, आज 170 बिलियन है। माशाल्लाह, फ़ायदा क्या हुआ हमें इसका? मैं चाहता हूँ सुहेल भट्टी साहब भी मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और ख़ासतौर पर एनर्जी के हवाले से हम उनसे रहनुमाई भी लेते रहते हैं कि मुल्क के अंदर एनर्जी का क्राइसिस है, इसका हल क्या है।
और इससे निकलने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। सुहेल भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ऑलरेडी एक बड़ा भरपूर पैनल भी मौजूद है जिसमें अरशद एच अब्बासी साहब हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट पाकिस्तान में। जमात अली शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर खालिद वलीद और अम्मार हबीब खान साहब भी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें जो बात करते हुए दो चीज़ें हम जो है वो सामने रखते हैं आपके सामने। पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार तो बहुत है, इस्तेमाल शायद हम कम करते हैं, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, इसलिए हम बिजली महंगी देते हैं, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है। आम आदमी का कसूर क्या है इसमें? अगर बिजली हम महंगी खरीद के, या अगर बिजली के लिए हमने कैपेसिटी चार्जेस देने होते हैं, माजी की हुकूमत की गलतियाँ हो सकती हैं, उस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन आम आदमी को अगर हम सस्ती एनर्जी नहीं देंगे तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, इंडस्ट्री लेगी? साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको और फवाद साहब को और न्यू न्यूज़ को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि ऐसा ये सेंसिटिव मामला है जिसको कोई रियलाइज नहीं करता, और हमारी सारी फोकस डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन पे रहती है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो कोई भी मुल्क हो, जब तक वहां पर उसका एनर्जी सेक्टर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी सर्वाइवल मुश्किल है, आपकी सर्वाइवल एट स्टेक है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है वो पूरे मुल्क को बुरी तरह से माल बना चुका है, वो गैस का शोबा हो, ये पावर का शोबा हो, और इतने संगीन किस्म के चैलेंजेस हैं जिसको अगर बयान किया जाए तो मतलब है कि शायद कोई आम बंदा उसके आसान खता हो जाए। इस वक्त मसला ये है कि हमारे यहाँ पिछले 25-30 सालों के अंदर बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ ऐसे पाकिस्तानी और गैर मुल्की कंपनियां जिन्होंने दोहरे रेट्स के ऊपर महंगे तरीन पावर प्लांट्स यहाँ पर लगाए, और जो हमारा पूरा एक मैकेनिज्म गलत था, महंगी बिजली सिस्टम में ऐड होती रही। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज से सस्ती तवानाई पैदा करनी थी उसको इग्नोर किया, डिमांड हमारी बढ़ती रही, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम था उसको भी अपग्रेड नहीं किया। और आज नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो सब बिजली का शोबा है वो 3,200 अरब की सालाना बिजली पैदा कर रहा है, और उसकी जो हमने टैरिफ जितना भी बढ़ा चुके हैं, हम उसकी 600 रुपए रवा हमारे साल का फिर भी शॉर्टफॉल है। गैस का बदतरीन सूरत हाल है। मसला क्या है, इस सारे क्राइसिस के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स की और कुछ कंपनियों की चांदी लगी हुई है। उन्होंने बैरून मुल्क अपने ऑफशोर अकाउंट्स खोले हुए हैं, यहाँ से सारी पाकिस्तान की दौलत वहां मुंतकिल हो रही है और अभी भी हो रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया का एक एटॉमिक पावर है, और एक एटमी मुल्क का जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का निजाम है इतना पैथेटिक है, इतना बदतरीन है, इतने हैवी है, टेक्निकल और लॉसेज हैं, चोरी अलग है, कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मसला ये है कि जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, हुकूमतों का तवज्जो उस तरफ चली जाती है, और गुज़िश्ता 10-15 सालों में ये शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब थोड़ी फोकस कर रहे हैं, उन्होंने अहम कमेटियों की जिम्मेदारी अपने पास रखी है, सरबराही वो खुद कर रहे हैं और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो शोबा है, इसको बेहतर किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप पूरा नहीं कर सकते। आप अवाम को रिलीफ देने के जो दावे करते हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक आप इस शोबे में बेहतरी नहीं लाते। और इस शोबे में बेहतरी लाने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर मौजूद हैं, करप्ट एलिमेंट मौजूद हैं, उनको खत्म करना होगा, सिस्टम को अपग्रेड करना है, और एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट आप लेके आए जो कि आपको सोल्यूशन मौजूद हैं, जो आपको गाइड करे, जो उसकी मॉनिटरिंग करे। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त भी कितना मैनुअल काम हो रहा है, उसके अंदर मैसिव लेवल की बिलियन ऑफ रुपीस की पर डे के अंदर लीकेजेस है, और वो इंडिविजुअल्स की पॉकेट में जाती है। उसको रोकने की जरूरत है। वो ये रोक लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा जो खसारा है वो रुकना शुरू हो जाएगा और हम थोड़ा सा बेहतरी का सफर शुरू कर देंगे। इसी तरह गैस का शोबा है, उसको अनबंडल करने की जरूरत है, उसको डिरेगुलेट करने की जरूरत है कि वहां लॉसेस कम हो और हमारा जो खसारा है वहां पर कम हो, कंपटीशन हो, और प्राइवेट कंपनीज भी आके उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें ताकि हमारी कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर हो। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुशामदीद। जमात अली शाह साहब, मैं चाहूँगा कि अब हम किसी सोल्यूशन की तरफ चले जाएँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस कितना सवीर है, इससे निकलने के रास्ते क्या हैं, ज़रा आपकी सजेशन भी आ जाए इसमें। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब। अम्मार साहब ने बहुत एक वाजिया बात की है। हमारी जो दरियाओं का पानी सालाना आता है वो इरसा के तहत तकसीम होता है और सूबों को दे दिया जाता है, फिर वो आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने प्रोविंस में, ठीक है जी। और से वो बालियां लेते हैं या जो भी उसमें से अर्निंग होती है वो लेते हैं सूबे। मैं कहता हूं कि ये एनर्जी भी जो है ये प्रोविंशियल को दे दी जाए कि आपकी ये हमारी टोटल जनरेशन हुई है, आपका ये शेयर है, ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है जी।
ये आपने रिकवरी आपने करनी है, हमने आपको सिर्फ बिजली प्रोवाइड कर देनी है, और बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो आईपीपी लगवाना है, हाइडल लगवाना है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो खुद लगाएं। ऑलरेडी पॉलिसी है कि 300-400 मेगावाट का लगाना है तो प्रोविंसेस खुद लगा सकते हैं। इसे अगर बड़ा है तो फिर वो फेडरल जो है वो लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोविंसेस को जिम्मेदारी दें। अब आपने भी जैसे फरमाया कि कुछ जो प्रोविंसेस हैं वहां से तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलता, और कराची जैसे शहर में जो है वो कुंडे लगे हुए हैं, और जो सफेद पोश लोग हैं इधर वो उन्होंने तो अंदर से अंडरग्राउंड गैस की लाइनें भी लगाई हुई हैं और बिजली भी फ्री ले रहे हैं, और गरीब आदमी जो है वो मारा तो वो जा रहा है। तो अब ये है कि ये इतने सारे इश्यूज हैं। अब वो लोग बैठाए वही देते हैं और ऊपर भी वही आते हैं जो लोग इस गुना बेलज्जत में शामिल होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी जो है ना शर्मिंदगी से ये बात कर रहा हूँ और बड़ी माजरत से ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये है कि क्राइसिस से निकलने के लिए अब ये है कि IMF जो है वो तो आपको छूट नहीं देगी, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। अब IMF अगर नहीं देगी तो बिलों में जितने सरचार्ज लगे वो कैसे कम होंगे? तो अब ये सिर्फ हो सकता है कि आप इसकी स्लैब जो है फर्ज करें, आप 300 या 400 की स्लैब जो है वो कहें जी एक आदमी की ये जरूरत है, इसका रेट हम जो है मुख्तलिफ कर दें, इससे जो ज्यादा रेट है उसको मुख्तलिफ कर दें, जो 1000 या 1200 से ज्यादा है उसका रेट ज्यादा बढ़ा दें। मतलब कुछ एक शुरुआत तो हो ना। लेकिन अगर हम जो है ये इसको कोई शुरू ना करें और कोई ना कोई आड़े आ जाए कि हम शाम को दुकानें बंद नहीं करने देंगे, रात को अगर आप बंद किया तो हम हड़ताल कर देंगे, ब्लैक मेलिंग में जो है ना हम आ जाते हैं, तो इस तरह काम तो नहीं चलते। इसके लिए तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। जो लीडर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, दे डोंट, वो नहीं देखते कि हमने 5 साल बाद हमने आना है, वो भाड़ में जाए जो है वो 5 साल पे। हमें तो चाहिए कि जो डिलीवर करे, आज जो डिलीवर करे वो ठीक है, वो नहीं डिलीवर करेगा वो खुद चला जाएगा। बाकी ये है कि जो मुख्तलिफ नेक्सेस हैं वो बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये नेक्सेस के बजाय जो है ये ऑर्गेनाइजेशन खुद क्यों नहीं चली। ये सिर्फ जो लोग हैं आज, जैसे अब्बासी साहब ने फरमाया कि जी जो कमांडर इन चीफ है शाह साहब हैं वो कुछ कर ले, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं। मैं समझता हूँ हमें ये कहना ही नहीं चाहिए, हमें कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन खुद जो है वो खुद ऐसी हो कि ABC कोई आ जाए आदमी वहां पर, वो सिस्टम जो है वो खुद जो है वो चले। हमारा हबीब साहब, मैं आपसे भी चाहूँगा क्विकली आप इसकी कुछ सिफारिशात सामने रख दें ताकि हुकूमत के सामने भी एक ऑप्शन हो कि हमें इस वक्त सस्ती बिजली देनी है तो कैसे देनी है, और इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है उससे हम कैसे निपट सकते हैं। देखें, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि सबसे पहले आपने टैक्स कम करने हैं इस पे। तक हुकूमत पूरा जो अपना टैक्स पॉलिसी है वो बिजली के बिल के थ्रू चलाती है, बजाय इसके कि वो टैक्स दूसरे लोगों से कलेक्ट करे जो कि नहीं दे रहे। तो ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स के साथ। तो सबसे पहले तो टैक्स को कम करने की जरूरत है। यकीनन IMF की रिक्वायरमेंट है, मगर IMF की रिक्वायरमेंट टैक्स इंक्रीज करने की। IMF की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि जो जितना गरीब है उससे ज्यादा उतना टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स नेट को एक्सपैंड करने की जरूरत है, वो जब तक नहीं करेंगे किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। टैक्स को रिड्यूस करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 60 रुपए में तकरीबन 20 से 25 रुपए जो है वो टैक्सेस हैं, इसको आप कम करेंगे, आधा करते हैं इसको, 25 के बजाय इसको 15 रुपए करते हैं, 10 रुपए कम करेंगे, सडनली जो है आपकी बिजली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, लोग और ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे। जब लोग बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस जो हमारे हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिछले को 5-6 साल से हमारी बिजली की कंजम्पशन बढ़ी नहीं है क्योंकि कीमतें बिजली की बढ़ी जा रही थी। ये कम होगी तो इससे कैपेसिटी चार्जेस कम होंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जो लॉस मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो 5 हैं नॉन पंजाब की, उसको जो है उनको प्रोविंसेस को करें। जो पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें, जिनकी रिकवरी रेट बेहतर हैं, ये सारी चीजें बेहतर हैं। विद इन 1 to 1.5 ईयर 12 से 18 महीने में चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, मगर ये सारे काम करने की जरूरत है। बिल के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। डॉक्टर खालिद साहब, क्या ये टैक्सेस में कमी हुकूमत के बस की बात है? देखें, IMF के प्रोग्राम के अंदर है तो जब भी IMF के प्रोग्राम है तो आपको ये थोड़ी सी जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मैं अमार की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अपनी डिमांड को बढ़ाना है, और डिमांड को इस तरह से बढ़ाना है कि वो प्रोडक्टिव डिमांड हो। हमें इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करना है अपने नेशनल ग्रिड के साथ, इंडस्ट्री को लेके आना है। एक बड़ा इफेक्टिव हल इसमें ये हो सकता है कि हम CPEC को आगे बढ़ाएं, और CPEC में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं उसमें चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेके आएं और दूसरी इंडस्ट्री को लेके आएं और उसको अपने ग्रिड के साथ लेके आएं, ताकि हमारा ये जो कॉन्ट्ररी ट्रेंड है कि पाकिस्तान में रेजिडेंशियल का शेयर 50% तक हो जाता है, जो कि दुनिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, इंडिया में नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री का शेयर ज्यादा है।
तो हमें इंडस्ट्री का शेयर ज्यादा करना है, ताकि इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करे, और वो जो हम डॉलर दे के बिजली जनरेट कर रहे हैं वो शायद हमें कोई थोड़ा सा प्रोडक्टिव और जो है वो डॉलर अर्न करके दे। उस डॉलर को यूज करते हुए हम लोग जो है वो अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करें और अपने टैक्स नेटवर्क को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हमें जो है वो अपने जनरेशन सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना है, लेकिन हमें अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को नहीं भूलना, क्योंकि जितनी भी अभी तक प्लानिंग हो रही है वो या तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हो रही है या जनरेशन साइड पे हो रही है। ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट्स को नहीं जो है वो देखा जा रहा। हमें जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को शायद ट्रांसमिशन साइड पे लाना होगा, ताकि हम ये जो विंड और सोलर की जो इंटरमिटेंसी के इश्यूज हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये एक इंटीग्रेटेड इशू है जिसको हमें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हल। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान डिबेट में एक बार फिर खुश आमदेद। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जो है इस वक्त इस डिबेट के अंदर शामिल हैं। अब्बासी साहब, अगर इस डिबेट को समेटें तो आपसे मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से सिफारिशात कि हम इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें क्या क्या फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। नसरुल साहब, मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा आपका ये प्रोग्राम गया है। मैं यहाँ पे पहले एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ। मैं 3 साल गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एडवाइज़र भी रहा हूँ और मेरे पास एनर्जी थी साउथ एशिया और फार ईस्ट की। एक मैं बताऊँ, जितना हम समझते हैं ना कि वो इतने सादा नहीं है। वो कभी आके इकनॉमिक जोन में आके महंगी बिजली से प्रोडक्ट बना के वापस वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे। अब आपकी बात का जवाब क्या हाल है, यकीन करें कि हम भी सोचते थे क्या हाल है। आप ये जो प्रोग्राम आपने आज किया है ना, काश कितना अच्छा होता कि इसके अंदर नपरा के कुछ लोग भी होते, कुछ वजीर भी होते, उनको भी बुलाएंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी भी होती। वो क्यों होती? इसी तरह नहीं, मैं मतलब किस तरह होता। इसी तरह देखिए, जब कोई मेडिकल पेशेंट होता है, जब क्रिटिकल कंडीशन में, तो पूरा बोर्ड बैठता है। हमने इस मुल्क को बचाना है, आप भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम भी अपना रोल, हम भी आएंगे, वो भी आएंगे। क्योंकि देखिए, हमने हम कैंडिडेट नहीं है कि उनको बिठाना है या ये उतारना। हमारा काम और आपका काम भी नहीं है। हमने उन्हें बताना कि देखो यार, सिफारिशात जो आपने बातें की हैं, क्या कोई सुनने वाला है? असल मसला उन लोगों का है जो वहाँ बैठे हुए। काश, मेरी तजवीज़ ये है कि हमारा मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो सकता है कि आप इनको कहेंगे देखें, हमने यहाँ पे लड़ाना नहीं है, ये नहीं करना। हो सकता है आप में कुछ कमियाँ हो, कुछ बात हो, तो ऐसे करते हैं कि हम भी कुछ लोगों को बुला लेते हैं, आप यहाँ से सिफारिशात लेके आएँ और 1 महीने के बाद आएँ, क्योंकि हमने इस मसले का हल निकालना है। आप यकीन करें कि ना यहाँ आके वर्ल्ड बैंक आपके मसले हल करेगा, ना IMF करेगा, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारा उन ऑर्गेनाइजेशंस का भी तजर्बा है जो दिल के आपको लगेगी, जो मेरे आपको लगेगी, क्योंकि मेरे और आपके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। हमारे पास यही पाकिस्तान है। हम तो कहेंगे कि कोई बंदा आए, कोई सन्यासी आ जाए, इसका हल बता दे। तो मेरे ख्याल में आप बड़ा अच्छा है कि अगली दफ़ा एक बंदे को बुलाएं, मिनिस्टर को बुला लें। हमने उसको रेडिक्यूल नहीं करेंगे, हम उसको ये नहीं करें तुमने क्या गलती करप्शन की, चलो यार छोड़े, आगे का हल क्या है, आगे का हल ये, उन्हें कहें ये देखो, टाइम लेन दे दो, हम ये बताएंगे इतने अरसे में ये हो सकता है। अगर नहीं, हम वॉलंटरली हेल्प करते हैं जाके कि यार ये देखे रजाकाराना। देखे, जंग में भी तो लोग जाके 71 में लड़े थे, 65 की जंग में लड़े थे। हम कहते हैं वॉलंटियर, अभी वॉलंटरली हम जाके लड़ने को तैयार हैं, काम करने को तैयार है। वजह पाकिस्तान की सर्वाइवल का है, इकोनॉमिकल सर्वाइवल का। ये ना हो, देखें आप हिस्ट्री के शागिर्द भी हैं नसरुल साहब, हम USSR और यूगोस्लाविया ना बन जाए। जो अगले काम कर रहे हैं वो इसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो कहेंगे बुलेट ना चले और ये क्लैश हो जाए। भट्टी साहब, लेकिन सवाल एक यहाँ पर पैदा होता है कि जिन डिस्कोर्स को हम ठीक करने की बात करते हैं या उनको हम ये सोचते हैं कि इनको बेच दिया जाए, इनकी निचकारी कर दी जाए क्योंकि ये खजाने के ऊपर बोझ पड़ रही है, और आखिर में वही बात है कि पाकिस्तान के खजाने की बात सब करते हैं कि उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इन डिस्कोर्स को जो वो चला सके। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्कोर्स खुद कितनी कसूरवार है और क्या इसको इस सूरत में कोई खरीदने के लिए तैयार होगा? फवाद साहब, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। डिस्कोर्स से पहले गुज़श्ता 25 सालों में जो भी हुकूमतें आई हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं। तो 1995 में ये तय हुआ था कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बन गई थी कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इनको या प्राइवेटाइज कर दिया जाए या उसके मुताबिक या काम करें। और तमाम जितनी हुकूमतें थी, आपको मैं बताऊं कि एक कंपनी के एक SDO सब डिवीजन जो ऑफिसर होता है वो एक MNA की एक उसकी पूरी कंपेन को फंड करने की पोजीशन में होता है।
25 सालों के दौरान किसी भी दौरे हुकूमत में वो कंपनियां, जो एक कंपनी 600 अरब रुपए का सालाना बिजनेस करती है, एक कंपनी 800 अरब का सालाना बिजनेस करती है, कंपनी 1200 अरब का सालाना बिजनेस करती है, 25 सालों में किसी का भी, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुशर्रफ दौर हो, किसी भी एक हुकूमत ने इन कंपनियों का मुस्तकिल मेरिट बेस्ड मार्केट का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कामिल आज तक मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया। आप संजीदगी का आलम देख लीजिए। मुझे बताइए, शाहिद खान नवासी साहब इतने बड़े लेजेंड हैं, उनका भी टाइम रहा, उनकी अपनी एक एयरलाइन है, वो बेस्ट सीईओ रखेंगे, और भी बाकी सबके भी अपने बिजनेसेस हैं, वो अपनी कंपनियों के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सीईओ रखेंगे। इन कंपनियों के क्यों आज तक मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट नहीं किए जा सके? नीचे भी सिफारिशों के ऊपर सारी भर्तियां हुई, अच्छा, जिसके नतीजे में उन डिस्कोर्स की ये तबाही हो चुकी है, तो सबका इसके अंदर हिस्सा शरीक है। उसके बाद बहती गंगा के अंदर हाथ धोए डिस्कोर्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भारी अदायगियां करके आके इस जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो उसी तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। जनरेशन कंपनी सरकारी बदतरीन सूरत हाल, अब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती, ना ही गवर्नमेंट करना चाह रही है, प्लान चेंज हो चुका है। अब ये फैसला हुआ है केयर टेकर सेक्टर में और SIFC के लेवल पर फैसला हुआ है कि अब इन कंपनियों को एक नया एक पैटर्न लाया गया है, जिसको हम कहते हैं कि कंसेशन एग्रीमेंट के तहत प्राइवेट फर्म्स को दिया जाएगा, लॉस शेयर किया जाएगा, वो इनको चलाने की कोशिश करेंगी। और पहले मरले में गुजरांवाला और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को देने की असूली मंजूरी हो चुकी है, तो निजकारी वाला चैप्टर तो 25 साल बाद क्लोज हो गया है। और अब ये प्राइवेट सेक्टर को, पाकिस्तान की कंपनी उसके अंदर कुछ बिलिंग भी है, वो आगे आना चाह रही है। चलिए, अगर इस तरह सूरत हाल बेहतर होती तो घाटे का सौदा नहीं होगा, लेकिन फिर वो परफॉर्मेंस की भी जिम्मेदार होंगी, खसारे की भी और मुनाफे की भी। तो अब इस पैटर्न के ऊपर अब मामला आगे बढ़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान डिबेट में आज का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की गई आज के इस डिबेट के अंदर, जिसमें कहा गया कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमने माजी में जो गलतियाँ की, उसमें से बड़ी गलती ये की कि हमने नॉन प्रोफेशनल्स को उन इदारों के सरबराह लगाया जो टेक्निकल इदारे थे, और वो इदारे अच्छा परफॉर्म तभी कर सकते थे जब उनके ऊपर प्रोफेशनल्स, उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती। लेकिन अब भी कुछ गया नहीं, वक्त गुजरा नहीं, अभी भी चीज़ों को समेटा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि नीयत ठीक होनी चाहिए। पाकिस्तान का मुफाद हमें सबसे अजीज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मईशत बेहतर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर है तो हमारे आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल भी महफूज है। इंशाल्लाह अगली पाकिस्तान डिबेट में किसी और मौजू के साथ, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, एजुकेशन में हमने बेहतरी लानी है, हमने मुल्क के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है, इन्वायरमेंटल जो है वो हमने बेहतरी लानी है, मुल्क के अंदर सब्ज़ इनकलाब की जो हम बातें करते हैं उसको हमने पाया तकमील तक पहुँचाना है। इन सब मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हम डिबेट का सिलसिला जारी रखेंगे, ताकि हुकूमत के सामने भी सिफारिशात जा सकें और आवाम के अंदर भी शऊर की एक बाकायदा मुहिम अपने मंतकी इंजाम तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए मुझे और फवाद अहमद को। अल्लाह हाफ़िज़।